दिस इज शगुन। वेलकम टू स्काई ट्रैपर, अ न्यू एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। सुनने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी का टॉपिक है, चैप्टर 2 का ही, तो इसलिए हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या होता है स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। सो लेट्स सी स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। तो आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि स्टालिनिज्म क्या है और कलेक्टिवाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्टालिनिज्म है क्या, है ना, क्या है वर्ड, इसका मतलब क्या है। एक्चुअली ये तो डिक्शनरी में हमने नहीं देखा या फिर इससे पहले कभी नहीं सुना। क्या अजीब सा वर्ड है? अजीब सा वर्ड नहीं है। स्टालिन एक इंसान है, एक इंसान का नाम है। जो तुम्हें सर दिख रहे हैं यहाँ पे, इनका नाम है जोसेफ स्टालिन। तो इनकी जो आइडियोलॉजीज थी, पॉलिसीज थी, जो उन्होंने खुद ने अडॉप्ट की थी, जो कि सेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड थी। द आइडियोलॉजी एंड पॉलिसीज adopted by Stalin based on centralization is called Stalinism। ठीक है, तो स्टालिन की जो भी आइडियोलॉजी या फिर हम कह सकते हैं पॉलिसीज थी, जो भी इन्होंने रशिया में यूज की होंगी, किस चीज को लेकर यूज की होंगी ये हम आगे देखेंगे। तो उन्हीं को बोलते हैं क्या? स्टालिनिज्म। स्टालिन, उसमें आईएसएम लग गया तो स्टालिनिज्म हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कलेक्टिवाइजेशन। नाम से, वर्ड से पता चल रहा होगा कलेक्टिवाइजेशन मतलब इसमें कलेक्ट एक वर्ड यूज हुआ है, उसके बाद आइजेशन कनेक्ट हुआ है। तो कलेक्ट कहने लग रहा होगा कि चीजें टुगेदर, एक साथ करने की बात की गई है। अब कौन सी चीजों को एक साथ करने की बात की गई है, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम आगे चैप्टर देखेंगे। ठीक, तो फिलहाल थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि स्टालिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन किस तरह से लिंक कर रहे होंगे, मतलब क्या है। ठीक है, और तो चलो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में स्टालिन की क्या पॉलिसी थी और ये कलेक्टिवाइजेशन एक्चुअली क्या था। The period of early planned economy was linked to the disasters of the collectivization of agriculture। मतलब लास्ट क्लास में हमने देखा था ना कि जो बोल्शेविक्स का 5 ईयर प्लान था, जिसके अकॉर्डिंग वो इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते थे, उन्होंने 5 ईयर प्लान बनाया था कि इसी के अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी चलेगी, आगे बढ़ेगी, है ना। जो भी है इस प्लान में है, उसी के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होगी। तो उस प्लान के अकॉर्डिंग जो पहले हो चुका था, उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। डिजास्टर्स ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, तो क्या हुआ, बाय 1927 to 1928 द टाउन इन द सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ फूड ग्रेन्स। 1927 से लेकर 1928 के बीच क्या हुआ कि सोवियत रशिया के जो टाउन्स थे उनको बहुत एक्यूट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। किसको लेके? फूड ग्रेन्स को लेके। एक्यूट प्रॉब्लम का मतलब मेजर प्रॉब्लम, अ बिग इशू। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी किसको? जो टाउन एरियाज थे रशिया में, गांव में तो नहीं लेकिन टाउन्स वगैरह में। तो ऐसा क्यों हुआ और गवर्नमेंट ने क्या किया? सी, द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस एट व्हिच ग्रेन्स मस्ट बी सोल्ड, बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन्स टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइसेस। मतलब क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने देखा कि फूड ग्रेन्स की कमी आ गई है टाउन्स वगैरह में, तो हमें कुछ करना चाहिए। और उस सब, देखो एक बात और है, क्या था ना कि 1927 की बात कर रहे हैं। 1927 में अब लेनिन नहीं है, लेनिन यानी कि व्लादिमीर लेनिन 1924 में गुजर गए थे। तो उसके बाद जो कमान संभाली रशिया को, जिसने संभाला वो थे स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा था, जो रूल कर रहे थे अब रशिया में, वो थे स्टालिन। ओके, तो क्या हुआ, जब स्टालिन ने देखा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कुछ तो करना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने सोचा, उन्होंने कई सारे अपने जो पॉलिसीज थी वो अप्लाई की। तो सबसे पहले उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या किया, जो भी फूड ग्रेन्स के प्राइस थे जो लोग सेल करते थे वो उनको फिक्स कर दिया। मतलब उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग महंगाई और सस्ते की वजह से या तो लोग खरीद नहीं पा रहे होंगे या तो फिर जो ट्रेडर्स हैं वो सेल नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने प्राइसेस को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ना कम ना ज्यादा, इतना है। तो फिर अब वो जो ट्रेडर्स होंगे उनको भी लगेगा हमें बेचना ही पड़ेगा, है ना, प्राइस तो बढ़ने वाले हैं नहीं, ना कम होने वाले, इतने ही फिक्स हो गए। तो गवर्नमेंट को लगा शायद ये वजह हो सकती है, तो उन्होंने ये भी करके देख लिया। जब ये हुआ उसके बाद कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, ये भी हमने तुम्हें बताया कि अब पार्टी को, कौन सी पार्टी को? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी को कौन हेड कर रहा था? स्टालिन हेड कर रहे थे। किसकी डेथ के बाद? व्लादिमीर लेनिन की। इंट्रोड्यूस फिर इमरजेंसी मेजर्स, उन्होंने कुछ इमरजेंसी मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया। कैसे इमरजेंसी मेजर्स? मतलब कि जो फूड ग्रेन्स की कमी आ गई थी, तो उस वक्त उस फूड ग्रेन्स की कमी से कैसे ओवरकम किया जाए, तो वो उन्होंने मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया। ओके,
He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stock in the hope of higher prices. Speculation had to be stopped and supplies confiscated. तो मतलब इन सारी चीजों को देखते हुए जो स्टालिन थे उनको ये लगा कहीं ऐसा तो नहीं जो रिच पीजेंट्स हैं, जो बड़े बड़े किसान लोग हैं और जो ट्रेडर्स हैं कंट्री साइड मतलब गांव ग्रामीण एरियाज में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग जो फूड ग्रेन्स है वो अपने पास स्टॉक में रखते हो, देते ना हो, जैसे कि अभी हमने तुमको बताया। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से उन्होंने क्या किया था, मार्केट का प्राइस या फिर हम कह सकते हैं जो फूड ग्रेन्स का प्राइस है उसको फिक्स कर दिया था। ओके, और इसमें स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाई इज कॉन्फिस्टिकेटेड। इसका मतलब ये है कि मतलब उन्हें ये लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग सप्लाई नहीं करते हैं, उसको रोक के रखे हैं, ये सोच के बैठे हुए हैं कि जब महंगाई होगी या फिर जब चीज डिमांड ज्यादा होगी तब हम सेल करेंगे। ठीक है, तो ऐसा उन्हें लगा, इसलिए उन्होंने मार्केट के जो फूड ग्रेन्स थे उसके प्राइस फिक्स किए। नाउ इन 1928 पार्टी मेंबर्स टूर द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज, सुपरवाइजिंग enforced grain collections and raiding kulaks। 1928 में क्या हुआ, पार्टी ने, कौन सी पार्टी ने, मतलब कौन सी पार्टी के मेंबर ने, बोल्शेविक की जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थी उस पार्टी के मेंबर्स ने क्या किया, जो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज थे मतलब जहां कहीं भी प्रोडक्टिविटी होती थी जिन एरियाज में, वहां पे जाए सुपरवाइज किया मतलब देखा कि क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग स्टॉक में रखे हुए सामान हमने जो प्राइस है वो फिक्स कर दिया है ऑलरेडी, इसके बावजूद भी लोग ऐसा नहीं है ब्लैक में सामान बेचते हो, है ना, ढेर सारा रखे हो एक जगह बचा के छुपा के रखे हैं, नहीं सेल कर रहे हैं। होते हैं ना कुछ लोग जो रखते हैं, जो उनको लगता है जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो फिर हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी फूड ग्रेन है, वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी यानी कि जो इनकम हमें ज्यादा हो जाएगी, मतलब वो महंगा बिकेगा, तो इस लालच में वो लोग स्टॉक में रखते हैं और गवर्नमेंट से उनकी नजरों में ना पाए तो छुपा के रखते हैं, जो ब्लैक मार्केट वाला काम करते हैं ना। तो इस वजह से जो पार्टी के मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया, फूड प्रोडक्टिविटी एरियाज में जाकर क्या किया, सुपरवाइज किया। ओके, और यहाँ पे लिखा है रेडिंग कुलक्स का मतलब वही होता है जो हमारे वेल ऑफ फार्मर्स होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते हैं जो अपनी खुद खेती नहीं करते, मतलब जिनके अंडर में कई सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े किसान होते हैं ना, गांव में बहुत बड़े बड़े किसान होते हैं जिनके अंडर छोटे छोटे किसान आके काम करते हैं। ठीक है, जिनके पास जमीनें नहीं होती तो फिर वो उनके साथ मिलकर काम करते हैं, तो उनको रशियन लैंग्वेज में कुलक्स बोलते हैं। कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, नाउ एज शॉर्टेज कंटिन्यूड द डिसीजन वाज टेकन टू कलेक्टिव फॉर्म्स। अभी भी क्या हो रहा था, इन्होंने स्टालिन ने क्या किया, मार्केट के जो प्राइस थे वो फिक्स कर दिए, मतलब ग्रेन्स के प्राइसेस फिक्स कर दिए, सुपरवाइज करवाया, देखा कि आसपास क्या है, उसके बाद भी चीजें इंप्रूव नहीं हुई, वो ओवरकम नहीं कर सके, तो अब उनको टेंशन हो गई, अब क्या किया जाए, तो उनको लगा, उन्होंने आर्ग्यू किया, इट वॉज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेजेस वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग। स्टालिन को लगा कहीं ऐसा तो नहीं जो ये किसान छोटे छोटे स्तर पे अपना खेती करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से फूड ग्रेन्स की कमी आ रही है। अरे मतलब मान लो एक किसान जो होता है, जो गरीब इंसान होता है, उसके पास खेती तो ज्यादा होती नहीं है, थोड़ी सी खेती होती है, तो वो बहुत ही छोटी छोटी जगह पे अपना खेत करते हैं। मतलब एक किसान है, उसके बाद दूसरा है, तो जो बीच में वो अपना बॉर्डर बनाते हैं ना, लाइन वगैरह बनाते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ना एक खेत से दूसरे खेत तक। तो स्टालिन को लगा कहीं ऐसा तो नहीं इन सब की वजह से क्या होता है, जो जगह है वो वेस्ट हो रही है और छोटे लेवल पे वो खेती करते हैं, तो हो सकता है इस वजह से भी क्या हो रहा है, फूड ग्रेन्स की कमी आ रही है ना। तो उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा कि अब इसको कलेक्टिव फार्मिंग में कन्वर्ट किया जाए। जो हमने कलेक्टिवाइजेशन का मतलब बताया था, अब हम उसको देखेंगे कि क्या है एक्चुअली वो। और स्टैलिनिज्म क्या है, यही जो चीजें जो इन्होंने पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, जो मतलब इन्होंने फूड ग्रेन से ओवर जो कमी आ रही थी उसको ओवरकम करने के लिए जो भी इन्होंने अपने दिमाग की उपज सामने लाई, इन्होंने जितने पैतरे अजमाए जो उनके फेल हो गए, काम नहीं किए, तो यही क्या थी, स्टैलिनिज्म था। ठीक है, यही सारी पॉलिसी थी जो इन्होंने अडॉप्ट की थी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। These small sized peasants farm could not be modernized। मतलब स्टालिन को लगा कि ये छोटे छोटे लेवल पर जो खेती करते हैं, तो अगर ये इस तरह से करेंगे तो चीजें मॉडर्नाइज नहीं हो पाएंगी। मॉडर्नाइज का मतलब कह सकते हैं कि वो अपने खेतों में एक इस तरह से कह सकते हैं कि वो अपने खेतों में मशीनरी वगैरह यूज नहीं कर सकते, है ना। अपने लेवल पे वो काम करते हैं, हाथों से काम करते हैं, या फिर
एक स्मार्ट वर्क नहीं हो पा रहा है, मतलब कि जो स्मॉल लेवल पे जो फार्मिंग हो रही है तो एक स्मार्ट वर्क नहीं हो पा रहा है, मॉडर्नाइज वे में नहीं हो पा रहा है, शायद हो सकता है ये भी एक कारण हो। देखो ऐसा, देखो ये सब उनके क्या थे, ये सब उनके परसेप्शंस थे, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज थे जो उनको ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulaks, take away land from the peasants and establish state controlled large farms. तो स्टैलिन को लगा कि हमको एक मॉडर्नाइज्ड वे में अगर फार्मिंग करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो भी रिच पीजेंट्स हैं जिनको रशियन लैंग्वेज में कुलक्स बोलते हैं, हमें उनकी जमीनों को एक साथ लाना पड़ेगा और उसमें एक मॉडर्नाइज वे में मशीनरीज का यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा, खेती करनी पड़ेगी और प्रोडक्टिविटी को बेटर करना पड़ेगा, फार्मिंग को कंट्रोल करना चाहिए एक लार्ज एरिया में। ओके, तो ये इनका नेक्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले थे, ये इनको लगा कि छोटे छोटे लेवल पे जो फार्मिंग होती है शायद वो एक वजह हो सकती है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो कुलक्स थे मतलब जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनकी जमीनों को एक साथ करके एक मॉडर्नाइज वे में एक लार्ज फॉर्म में फार्मिंग करने के लिए बोला। ओके, from 1929 the party forced all peasants to cultivate in collective farms. The bulk of land and implement were transferred to the ownership of collective farms. 1929 में क्या हुआ, पार्टी ने सभी फार्मर्स को, सभी किसानों को मतलब उन कलेक्टिव फार्म्स में कल्टीवेट करने के लिए फोर्स किया। ये कॉलकोस क्या होते हैं, कलेक्टिव फार्म्स को ही बोलते हैं कॉलकोस। ओके, तो उन्होंने फोर्सफुली कहा कि तुमको अब इसमें ही काम करना पड़ेगा, तो जो भी इतनी सारी जमीन है वहीं पर तुमको काम करो और जो भी शेयर होगा वो मतलब आपस में ही बांट लेना, ऐसा करने के लिए उन्होंने बोला। तब आगे क्या हुआ, क्या पीजेंट्स राजी थे, क्या वो खुश थे इन सब चीजों में, तो चलो देखते हैं। पहला पॉइंट है, पीजेंट्स वर्क ऑन द लैंड एंड कॉलकोस प्रॉफिट वाज शेयर्ड। काम तो वो कर रहे थे, उनकी मजबूरी थी खेती करना, लेकिन जो प्रॉफिट था वो उनको नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, वही बात आ जाती है कि पॉलिसीज तो सभी अच्छी होती हैं, है ना, और उसका जो प्रॉफिट होता है वो भी मिलता है, लेकिन वो जो किसान लोग होते हैं ना उनको नहीं मिल पाता है। फिर क्या हुआ, बिटवीन 1929 एंड 1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3। अब क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने किसानों की बात नहीं मानी, उनसे जबरदस्ती कलेक्टिव फार्मिंग करने के लिए बोला, तो उनको अपनी मर्जी से तो कर नहीं रहे थे, तो इसलिए थोड़े दिन तक तो किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, गुस्से में अपने खुद के क्या किए, अपने खुद के जो खेत थे वो जला दिए, अपना खुद का जो स्टॉक था वो जलाना शुरू कर दिया, कैटल्स जो अपने पशुओं को पालते थे उनको मारना शुरू कर दिया, गुस्से में किया ये सब। उन्होंने कहा कि तुम हमको नहीं करने दोगे तो हम भी नहीं करने देंगे तुमको, हमारी नहीं सुनोगे तो हम भी नहीं सुनेंगे। तो ये उन फार्मर्स के काम थे। Those who resisted collectivization were severely punished. अब गवर्नमेंट क्या करती थी, अब गवर्नमेंट कुछ तो एक्शन लेगी ना कि तुम अगर ऐसा कर रहे हो तो पनिश तो करेगी। अब वो कैसे पनिश करती है, जो भी फार्मर्स कलेक्टिवाइजेशन को रजिस्ट करते थे, मतलब मना करते थे करने के लिए, उनको सीवियरली पनिश किया जाता था, उनको दंड मिलता था। मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड, जिसकी वजह से लोग वहां से मतलब खुद से भागने लगे, या फिर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने उनको वहां से भगाना शुरू कर दिया जहां भी वो रहते थे, या फिर हम कह सकते हैं रशिया से। ओके, as they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. अब जब वो कलेक्टिवाइजेशन को रजिस्ट जरूर करते थे, लेकिन पीजेंट्स का जो आर्ग्यू था वही कहते थे, देखो हम सोशलिज्म के अगेंस्ट नहीं है, हम सोशलिज्म के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम इतने रिच नहीं हैं जो हम एक कलेक्टिव फार्मिंग करें और हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, तो जो ये कलेक्टिव फार्मिंग से जो प्रॉफिट होता है सिर्फ रिच को ही होता है, मतलब जो इनको लीड करता है ना, एक कलेक्टिव फार्मिंग तो कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई तो लीडर होगा जो उसको कंट्रोल करेगा, देखेगा कौन कैसे काम कर रहा है। तो जो उस एरिया में जो बड़े बड़े लोग होते थे उनको ज्यादातर शेयर मिलता था और इनको नहीं मिल पाता था। ठीक है, इनको ये था कि हम अपना करते थे चाहे जैसे करें, ठीक है, उसमें हम खुश थे, लेकिन हम कलेक्टिव फार्मिंग में खुश नहीं है। अपनी पॉलिसीज चेंज करो वरना हम सब अपना भी जला देंगे और तुमको भी नुकसान पहुंचाएंगे। ये वहां के फार्मर्स का कहना था, वो ऑलरेडी खुश तो बिल्कुल ही नहीं थे। स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर्स अनसिंपैथेटिकली। स्टालिन की गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन अलाउ तो कर दिया था, लेकिन अभी भी वो जो कल्टीवेटर्स को अनसिंपैथेटिकली वे से ट्रीट कर रहे थे, मतलब उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे थे, कोई सिंपैथी नहीं दिखा रहे थे उन पर। कौन, गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, जिसको स्टालिन लीड कर रहे थे अब, द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, तो अब आगे क्या होता है, क्या कलेक्टिवाइजेशन की वजह से इंप्रूवमेंट आई,
क्या ओवरकम कर पाए सिचुएशन से? फूड ग्रेन्स की जो कमी आ रही थी, क्या अब उससे बाहर निकल पाए? नहीं। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। कलेक्टिवाइजेशन के बावजूद भी जो प्रोडक्टिविटी थी वो नहीं, इमीडिएटली तो नहीं बढ़ सकती ना, कोई भी चीज की सारे खेतों को एक साथ जोड़ दिया और तुरंत ही अनाज उगना शुरू हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। हुआ होगा, धीरे धीरे हुआ होगा, लेकिन उस वक्त अभी नहीं हुआ था। इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 to 1933 led to one of the most devastating famine in Soviet history when over 4 million died. जो जो ये चल रहा था ना, जब ये लोग अपनी पॉलिसीज वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहे थे, कलेक्टिवाइजेशन एंड स्टालिनिज्म वगैरह, तो इस बीच फूड ग्रेन्स की तो कमी थी ही थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा फेमाइन आया था। कब? बैड हार्वेस्ट की वजह से, अच्छी फसल ना होने के कारण कब आया था? 1930 से 1933 के बीच, जिसकी वजह से 4 मिलियन लोगों की जानें चली गई थी। किसकी वजह से? खाने की कमी की वजह से, लार्ज फेमाइन की वजह से। Many within the party criticized the confusion in the industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization. जो पार्टी में ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जो क्रिटिसाइज करने लगे, मतलब क्रिटिसाइज का मतलब वो अगेंस्ट बोलने लगे कि ये लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को तो इंक्रीज कर नहीं पा रहे, लोग खुद ही कंफ्यूज हैं, अपनी ही प्लान्ड इकोनॉमी में कंफ्यूज हो गए हैं। जो भी कंसिक्वेंसेस का मतलब, जो भी कल्टिवाइजेशन के कलेक्टिवाइजेशन के जो भी रिजल्ट आ रहे थे, तो जो रिजल्ट आ रहे थे वो ठीक नहीं थे ना, तो इस वजह से वो लोग पार्टी के लोग क्रिटिसाइज करने लगे कि आपने एक इकोनॉमी प्लान की और आपसे एक बेटर प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं हो पा रही है, तो क्या आप इकोनॉमी प्लान कर रहे थे? क्या था आपका 5 ईयर प्लान? तो इस तरह की बातें उन्हीं की पार्टी में सामने आने लगी। स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर्स, जो उनके सिंपैथी वाले लोग थे, जो उनके सपोर्टर्स थे स्टालिन के, चार्ज्ड दीज क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। तो जो भी क्रिटिसिज्म जो करते हैं उनको क्रिटिक्स बोलते हैं। तो जो भी बुराइयां करते थे, जो भी आवाज उठाते थे, तो उनको ये लोग क्या करते थे? एक क्रिटिक्स की चार्ज में उन क्रिटिक्स को चार्ज करते थे, उनको पनिश करते थे। किसके अगेंस्ट? कि वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं सोशलिज्म के अगेंस्ट। उनको लग रहा था कि कहीं ये निकोलस के सपोर्टर तो नहीं है, कहीं ये नहीं, मतलब उनको पता था कि ये क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वो ऐसा शो कर रहे थे कि ये निकोलस के सपोर्टर हो सकते हैं या फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं, इसीलिए सोशलिज्म के अगेंस्ट बोल रहे हैं, इसलिए हम इनको चार्ज कर रहे हैं, मतलब इनको पनिश कर रहे हैं। ये उनका मानना था। किसका? स्टालिन गवर्नमेंट का। किसके लिए? जो भी क्रिटिक्स जो क्रिटिसाइज कर रहे थे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट? Accusations were made throughout the country and by 1939 over 2 million were in prison और लेबर कैंप्स। मतलब क्या हुआ कि एक्यूजेशन पूरी कंट्री में लोगों लगा रहे थे ना, तो जिसकी वजह से 1939 में लगभग 2 मिलियंस को जेल हो गई थी और एक तरह से लेबर कैंप, मतलब एक तरह से लेबर कैंप में उनको रखा जा रहा था। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स। कुछ लोग जो नहीं भी बोल रहे थे उनके अगेंस्ट, उनको भी सजा मिल रही थी, बट नो वन स्पोक फॉर देम। कोई भी अपने लिए नहीं बोल रहा था। A large number were forced to make false confession under torture and were executed. कई सारे लोगों से तो false confession लिए जा रहे थे, मतलब जबरदस्ती उनसे कबूल करवाया जा रहा था कि नहीं, तुमने गुनाह किया है, तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुमने गुनाह किया है। तो इस तरह के false confessions हो रहे थे, टॉर्चर किया जा रहा था और उनको एग्जीक्यूट करा जा रहा था, मतलब उनको मारा जा रहा था। Several among them were talented professionals, और उनमें से कुछ talented professionals थे जो कि अगर जिनकी स्टालिन अगर बात मानते, अगर बोल्शेविक्स या फिर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी उनकी बात मानती, तो शायद रशिया की इकोनॉमी और बेटर हो सकती थी। ठीक है, क्या पता उनके पास ज्यादा बेटर आइडियाज होते। लेकिन उन्होंने जो भी उनके अगेंस्ट या फिर पॉलिसीज या ये जो बोलते थे उनको क्या करते थे? पनिश करते थे, चार्ज करते थे। किस नाम पे? कि ये सोशलिज्म के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करते हैं। ये निकोलस के हो सकते हैं या फिर कंजर्वेटिव्स हो सकते हैं या फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं। ऐसा किसका कहना था? स्टालिन का। अपनी बचाव में, अपनी सफाई में कुछ तो बोलना होता है ना। तो ये सब हुआ था स्टालिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन में। स्टालिनिज्म में स्टालिन की पॉलिसी जो उन्होंने अडॉप्ट की, उनकी आइडियोलॉजीज, एंड कलेक्टिवाइजेशन में कलेक्टिव फार्मिंग। ओके, तो देखो ज्यादातर चैप्टर का मेन पार्ट हम कवर ऑलरेडी हमारा हो चुका है और अब हमारा सिर्फ एक पार्ट बचा है, यूएसएसआर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस इन रशिया। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और हमारा फाइनली चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।